लेकिन कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे आए सर, ऑन दैट टाइम पे मेरे फादर की डेथ हुई। और सबसे बड़ा एक बैकबोन सपोर्ट रहा सर माँ का, मम्मी का। कि अगर आप अपने पोटेंशियल को पहचान लेते हैं तो शायद बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए तैयारी करना। जिस लेवल का पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि आपने देखा भी होगा, फार्मा CHN आप लोग देखते हो, नोट्स देखते हो, मैं थ्योरीज भी पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि ये लेवल बहुत ज़्यादा हाई है नर्सिंग के कंपैरिजन में। अगर मैं 5 घंटे की बैठ के स्टडी में थक जा रहा हूँ तो फिर मेरे लिए जॉब और स्टडी दोनों ही चीज़ें बहुत भारी पड़ जाएंगी। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू द PW नर्सिंग वाला। जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे लड्डू और पेड़ो, आज आप सभी के बीच में एक बहुत खास शख्सियत है हमारे साथ। जैसा कि नोट सेट 10 का रिजल्ट आउट हो चुका है और हमारे साथ है सूर्यांश चंद, जिसका ऑल इंडिया रैंक 45 है। अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, डबल डिजिट में रैंक लेके आना। और ये पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे आज, मैं भी हूँ। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि ये कुछ खास स्टूडेंट्स में से जो क्लास के अंदर, जैसे हम जिनका नाम जानने लग जाते हैं कमेंट्स देख देख के, उनमें से एक है। तो मुझे इनका नाम काफ़ी पहले से पता था, जब रिज़ल्ट आया था तब भी मुझे सुन के ऐसा लगा, आप लोगों ने शायद वो वीडियो देखी भी होगी, कि अपना सूर्यांश, ऐसा करके मैंने बोला कि अच्छा वो जो अपनी क्लास में था। और शायद अगर आप लोग भी नोट सेट 10 के बच्चे रहे हो तो आप भी इसका नाम बहुत अच्छे से जानते होगे। तो यही वो बच्चा है सूर्यांश। सूर्यांश, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा अचीवमेंट है। आपकी पूरी फैमिली को दिल से शुभकामनाएं कि आपने डबल डिजिट में जो रैंक लेके आया। सबसे पहले रिजल्ट देखा आपको किसने बताया? सर सबसे पहले तो रिजल्ट मेरे व्हाट्सएप पे पीडीएफ करके मेरे दोस्त कौशिक ने भेजा। और जब दोस्त पीडीएफ, कौशिक, दोस्त जी, कौशिक, वो भी कौशिक सर अपने पीडब्ल्यू का ही स्टूडेंट PW है। का स्टूडेंट था। कौशिक और सूर्यांश, ये दोनों PW से उसी बैच में पढ़ते थे, सेम। और कौशिक को आप पहले से जानते थे? नहीं सर, मैंने पीडब्ल्यू से ही उसको जाना है, PW से पीडब्ल्यू से ही आप जाना बैच है। से ही दोस्त और बने, वहीं से हम दोस्त बने और वहीं से काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग हमारी हो रही थी। तो उसने आपको रिजल्ट भेजा। हमको उसने सर सबसे पहले पीडीएफ भेजा और पीडीएफ आते ही मैंने ओपन करा तो अपना रोल नंबर जब मैंने सर्च करा तो सर ऊपर और नीचे के रोल नंबर में काफ़ी ज़्यादा डिजिट्स के रैंक आ रहे थे। एक बीच में था मेरा 45। तो पहले तो मेरे को ये लगा कि कहीं मैं ऊपर नीचे तो नहीं देख रहा हूँ, या फिर मेरे हाथ काँप रहे तो कहीं मैं ही तो गलत नहीं ना देख रहा हूँ अपने रिज़ल्ट को। तो फिर मैंने अपने दोस्त को कॉल करा, मैंने उसको बोला कि भाई तू एक बार रिज़ल्ट को ज़रा चेक करियो। तो उसने चेक करा और बोला कि भाई तेरा तो ऑल इंडिया रैंक 45 है। तो उसने सबसे पहले आपको कॉल करा। सर का कॉल आया मेरे पास और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा पीडब्ल्यू के सभी सर फैकल्टीज़ को, सभी लोगों को जिन्होंने बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें क्लियर कराई। और आज शायद पीडब्ल्यू की ही देन है, मैं बैठकर आपके सामने सर अपनी स्ट्रगल या फिर अपने किसी भी जर्नी को मैं आपके सामने या फिर किसी के भी सामने मैं बता पा रहा हूँ। कौशिक इसी की क्लास में, इसी के बैच में था, हमारे नोट सेट 9 के बैच में। और उसने मेरे को मैसेज किया सोशल मीडिया पे कि सर सूर्यांश का रिज़ल्ट आ गया, सिलेक्शन हो गया, उसका ऑल इंडिया रैंक 45 आया है। उसी ने मुझे नंबर दिया सूर्यांश का। देन सूर्यांश को मैंने वीडियो कॉल भी किया हाथों हाथ रिज़ल्ट आते ही। एंड ये दोनों बैच में ही दोस्त बने और एक दूसरे की फ़िक्र। आप लोग सोच रहे होगे शायद कौशिक का रिज़ल्ट सर नहीं बता रहे आप, वो एलिजिबल नहीं था इस बार एग्ज़ाम देने के लिए, उसने बताया वो अगले नोट सेट के लिए एलिजिबल है। और मैं पूरी उसके लिए भी उम्मीद करता हूँ यहाँ बैठा मिलेगा हमें अगली बार, क्योंकि इनकी मेहनत लगभग बराबर सी है। तो सूर्यांश, PW का आपको नाम सबसे पहले कहाँ से पता लगा? सर जब मैं लास्ट ईयर में था, अपने बीएससी नर्सिंग के लास्ट ईयर में था, तो ऐसे रेंडमली, क्योंकि सबको पता है कि पीडब्ल्यू नीट के लिए बहुत फेमस है, शायद इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है नीट के लिए। और तभी मैंने पता करा कि मतलब नर्सिंग के लिए भी क्या कोई इंस्टीट्यूट वगैरह हैं, तब भी मुझे नर्सिंग वाला का पता चला। और वहाँ से मैंने पीडब्ल्यू को यूट्यूब पे फॉलो करना शुरू करा। मैंने 2-4 वीडियोस देखे तो मुझे ये वीडियो सर समझ में आने लगी। कॉलेज में जो पढ़ाया जाता था, मतलब वो कंटेंट और इस कंटेंट में काफ़ी फ़र्क दिखा। जो कंटेंट डिलीवर किए जाते थे ईज़िली समझ में आता था। तो फिर मैंने मतलब पीडब्ल्यू के वाईटी चैनल को मैंने फ़ॉलो करा, सब्सक्राइब करा और सारे वीडियोज़ को फ़ॉलो करने लगा। और 1 महीने तक जब मैंने यूट्यूब वगैरह देख ली, तो उसके बाद मैंने डिसाइड करा कि मैं लास्ट ईयर में पीडब्ल्यू के किसी बैच को जॉइन करूँगा। तो उस टाइम पे सर नया-नया बैच आया था, पीडब्ल्यू नाइटिंगेल 2.0। 2.0 बैच आया था, मैंने जॉइन करा और पहली क्लास आप ही की हुई थी। और जिसे मैंने देखा तो मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं यहाँ पे अगर प्रॉपर गाइडेंस या फिर फॉलो कर सकता हूँ, अगर मैंने कर लिया तो फिर मतलब चीज़ें आसान हो जाएँगी। हो सकता है जो मैंने ड्रीम्स देखे हैं, जो मैंने सपना देखा है, वो चीज़ें फुलफ़िल हो जाएँगी। तो सर यहाँ से हेल्प मिलना बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छे तरीके से शुरू हुआ और प्रॉपर गाइडेंस और फॉलो के थ्रू मैं आगे बढ़ा और रिज़ल्ट आया। तो आपने सबसे पहले PW का नाम 12th से पहले या 12th टाइम पे भी सुना होगा।
उस टाइम पे आपने? नीट के रिगार्डिंग में मैंने सुना था, और सर उस टाइम पे मेरा बहुत मन था कि मैं नीट की प्रिपरेशन करूं, लेकिन कुछ कंसिक्वेंसेस ऐसे आए सर। ऑन दैट टाइम पे मेरे फादर की डेथ हुई, तो उस टाइम पे मतलब उतना मतलब सपोर्ट नहीं मिल पाया या फिर फंड नहीं मिल पाए कि मैं अभी बैठ के प्रिपरेशन कर पाऊँ, क्योंकि उस टाइम पे मुझे ये भी था कि फैमिली को भी सपोर्ट करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं जॉब भी करना पड़ेगा। चीज़ें थी ऑलरेडी बैक सपोर्ट में थी, लेकिन सर इतनी भी नहीं थी कि जितनी मैं बैठ के नीट की प्रिपरेशन कर पाऊँ, या फिर मुझे खुद पे भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं 1 साल में कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो बहुत सारी चीज़ें सोचने के बाद मैंने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया, और एडमिशन लिया तो कभी सर जॉब, कभी क्लासेस, कभी जॉब, कभी क्लासेस, इन दोनों चीज़ों को मैनेज करा, लेकिन फाइनली मैंने डिसाइड करा कि मैं अभी क्लासेस ही करूँगा। तो आप उस टाइम से सुन के काफ़ी सैड फील हुआ, बट उस टाइम से आपने जॉब भी संभाली, अपनी कॉलेज की स्टडीज़ भी संभाली। तो आप मतलब जैसा इंडिया में मैं देखता हूँ, अक्सर इंडिया के अंदर ये चलन थोड़ा बच्चों को लगता है कि हम पढ़ाई करते टाइम जॉब जैसे बहुत कम करते हैं, बट फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत आम बात है ये। तो आपने उस कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर अपने आप को स्टैंड किया, अपनी कॉलेज की फ़ीस भी निकाली, कुछ काम भी किया आपने। तो आप किस टाइप की जॉब्स वहाँ पे उस टाइम पे कर रहे थे जब आप कॉलेज में थे? सर मैं ऐसे ही मतलब किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में, कोई छोटा हॉस्पिटल में जब एज ए स्टाफ काम कर रहा था, तो मतलब मैंने काम करा, मतलब छोटे लेवल से स्टार्ट करा, फिर स्टाफ का काम करते करते मतलब ऐसे फिर आईसीयू में स्टाफ का काम करा, फिर ओटी में भी 2-4 मतलब ओटी कराई। फिर ऐसे करते 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 फिर जब डिग्री मिल गई, तो फिर मैंने वहाँ से फिर कंटिन्यू करा आगे, और फिर मैंने पीडब्ल्यू का बैच ज्वाइन करा था। तो फिर मैंने लास्ट मोमेंट पे मैंने डिसाइड करा था ये कि मैं अभी अपनी पढ़ाई पे कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि जब से मैंने पीडब्ल्यू का बैच ज्वाइन करा, तो उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी सर, क्योंकि बहुत हार्ड लग रहा था, क्योंकि चीज़ें बहुत नई नई लग रही थी। जब जो कॉलेज में पढ़ाया गया उतने कंटेंट में नहीं मैं समझ पाया था, कुछ मेरी भी गलतियाँ थी, मैं नहीं समझ पाया। तो मैंने जब बैच ज्वाइन करा तो चीज़ें नहीं लग रही थी, तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि अभी मैं जॉब करूं या फिर मैं अभी अपने पढ़ाई को लेकर कंटिन्यू रहूं। तो मैंने फाइनली डिसाइड करा, क्योंकि मेरे भैया और मेरे जीजा जी थे, कि पापा जाने के बाद इन दोनों लोगों की वजह से कभी ये नहीं महसूस हुआ कि पापा नहीं हैं, किसी भी कदम पे साथ रहे, मेरी मम्मी का साथ बड़ा रहा। भाई आप? जी, मेरे बड़े भैया और मेरे जीजा जी। बड़ा भाई होना भी अपने आप में एक ब्लेसिंग है, जो शायद अपने एक पिता की तरह सँभाल लेता है। और सबसे बड़ा एक बैकबोन सपोर्ट रहा सर माँ का, मम्मी का, जिन्होंने हर कदम पे मतलब यही बोला कि जो तुम्हारा मन है तुम करो, तुम जॉब करके कर सकते हो तो भी ठीक है, नहीं करके कर सकते हो तो फिर जॉब छोड़ के भी कर सकते हो, घर पे आके रह के करो, लेकिन करो, क्योंकि एक एज होती है सर करने की। जॉब तो कर लेंगे, लेकिन अगर ये एज निकल जाएगी तो नहीं कर पाएंगे, मेरी मम्मी ने यही बोला। तो फिर सर वो चीज़ें करने के बाद मैंने ये फाइनली डिसाइड करा कि मैं अभी जॉब छोड़ के अभी मैं प्रिपरेशन स्टार्ट तो करूँगा। आपकी डिग्री कौन से ईयर में कंप्लीट हुई? सर 2024 में, 24 में डिग्री 24 कंप्लीट हुई? लास्ट में कंप्लीट हुई, और 6 मंथ इंटर्नशिप चली। तो जो मेरी इंटर्नशिप चल रही थी सर, तो उसी टाइम पे मैंने जॉब भी ज्वाइन करी थी। ठीक है। तो लेकिन 1-2 महीने जॉब करने के बाद मैंने जॉब को क्विट कर दिया, और मैंने पीडब्ल्यू का बैच लिया, और नॉर्सेट 9 के लिए, और मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। नॉर्सेट 9 में मैं एलिजिबल नहीं था, मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया। नॉर्सेट 10 में एलिजिबल हुआ, 2 मंथ पहले मेरी रजिस्ट्रेशन आई, और मैंने फॉर्म फिलअप करा और एग्ज़ाम दिया। मतलब आपने नॉर्सेट 9 का बैच लिया था जी, और एग्ज़ाम आपने पहला अटेम्प्ट नॉर्सेट 10। नॉर्सेट 10 तो दिया। नॉर्सेट 10 पहले अटेम्प्ट में आपका रैंक है एयर 45। जी सर। ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि वो जॉब के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, तो बहुत सारों को ऐसा लगता है कि वो नहीं कर सकते। आपका क्या विज़न है इसको लेके कि जॉब के साथ प्रिपरेशन नॉर्सेट जैसे एग्ज़ाम की ईज़ी है? क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस बहुत सारे बच्चों की जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनमें भी बहुत सबको ज़रूरत होती है, फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज़रूरी रहता है। तो आपका क्या रहेगा कि कैसे स्ट्रैटेजी अपनाएँ कि वो जॉब के साथ प्रिपरेशन कर सकें? सर एक होता है कि खुद के सेल्फ पोटेंशियल को पहचानना। अगर हम अपनी सेल्फ पोटेंशियल पहचान गए कि मैं अगर 15 घंटे बैठ के स्टडी कर सकता हूँ, तो फिर मैं जॉब भी करके मैं प्रिपरेशन कर सकता हूँ। अगर मैं 5 घंटे के बैठ के स्टडी में थक जा रहा हूँ, तो फिर मेरे लिए जॉब और स्टडी दोनों ही चीज़ें बहुत भारी पड़ जाएँगी। तो सबसे पहले अगर मुझे अपनी पोटेंशियल पता है, तो मैं कर लूँगा, चाहे वो जॉब के साथ हो, चाहे वो कैसे भी हो। लेकिन एक टाइम पे हमें ये भी पता करना पड़ेगा कि अभी अगर एग्ज़ाम आने वाला है, 1-2 महीने रह गए हैं, तो अभी हमें जॉब छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि हम उस टाइम तक समझ जाते हैं कि हमारी प्रिपरेशन किस लेवल की है,
और किस लेवल हम और इंक्रीज कर सकते हैं ताकि हम एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। तो अगर हम 1-2 महीने जॉब छोड़ के अगर प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर पाते हैं, तो हो सकता है कि वो एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, फिर हमें उस जॉब की ज़रूरत ना पड़े। तो वो सेम चीज़ मैंने करा। पहले तो मैंने 3-4 महीने जॉब करे, लेकिन जब मुझे लगा कि अब 1-2 महीने लास्ट इंटर्नशिप का जो रह गया था, मुझे अभी अपने बैच पे फ़ोकस करना है, जो टीचर पढ़ा रहे हैं उस पे फ़ोकस करना है। तो मैंने उस टाइम पे जॉब को क्विट करा और 2-3 महीने के लिए मैंने खुद से पढ़ाई करी। मतलब कि एक मैसेज जो मुझे समझ आया कि आप जॉब कर सकते हो, बट एग्ज़ाम से एटलीस्ट 3 महीने पहले अपनी जॉब को क्विट करें। जी, जी, जी। और उससे भी बढ़िया बात जो इन्होंने बताई, अपने पोटेंशियल को पहचानें, कि अगर आप अपने पोटेंशियल को पहचान लेते हैं तो शायद बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए तैयारी करना, आपके लिए जॉब को समझना, आपकी पोटेंशियल को समझना कि आप कितनी प्रिपरेशन कर सकते हो, आप कितने टाइम सिटिंग, आपकी कैपेसिटी कितनी है। सारी बातें आप तब समझ पाओगे जब अपने पोटेंशियल को सबसे पहले पहचानोगे। तो पोटेंशियल पहचानो, उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रही है, विदाउट जॉब प्रिपरेशन करनी है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है तो जॉब के साथ करें प्रिपरेशन, बट एग्ज़ाम से एटलीस्ट 2 से 3 महीने पहले आप जॉब क्विट करें और पूरा का पूरा फुल डेडिकेशन एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस और इन सारी चीज़ों पे लगाएं। और एमसीक्यूज़ प्रैक्टिसेस एंड थ्योरीज़ को लेके जानते हैं, आपने एंटायर नोट्स जो बेसिक्स है अपने सारे पीडब्ल्यू से तैयार करे, पीडब्ल्यू से आपने प्रिपरेशन करी, आपने नोट्स बनाए सारे के सारे। आपको जो थ्योरीज़ थी, जो आपके नोट्स बने, उन नोट्स को रिवाइज़ करने में आपको कितना आसान हुआ? जो कंपैरिज़नली अब कॉलेज के जो नोट्स थे, वो कॉलेज की बातें शायद आप बहुत सारे बच्चे जो देख रहे हैं वो समझते हैं कॉलेज में क्या लिखवाते हैं, और कॉलेज के कंपैरिज़न में जो नोट्स हैं, जो हम आपको बनवा रहे हैं, उसको रिवाइज़ कर रहे हो आप लोग, तो मुझे ऐसा लगता है कि रिवीजन में आपको कितना आसान हो जाता है जब आप लास्ट टाइम पे नोट्स को रिवाइज करते हो। सर जब मैंने बैच लिया, तो जो हमारी फैकल्टीज़ पीडब्ल्यू फैकल्टीज़ का नोट बनवाने का जो तरीका था, तो वो जो कलरफुल तरीके से नोट्स बनवाते थे, तो सर मैंने उसी चीज़ को फ़ॉलो करा। मैं अपने नोट्स को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करता था, क्योंकि मेरी राइटिंग इतनी भी अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं करता था, मैं कलरफुल पेन का यूज़ करता था और जो मुझे हाइलाइटेड पॉइंटेड रहते थे, मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लगते थे, उसे मैं पर्टिकुलर हाइलाइट करके रखता था। और अपने सारे पेज पे मैं 4 से 5 लाइन का ज़रूर छोड़ता था कि कभी भी मुझे किसी भी वाईटी क्लासेस से, आपकी वाईटी क्लासेस से अगर मुझे मिलती है न्यू इन्फॉर्मेशन, तो मैं उस नोट्स में ऐड कर पाऊँ। तो नोट्स सर ऐसा था कि जो जिसको मैं दोबारा रिवाइज़ करने जाता था, तो मतलब अच्छा लगता था रिवाइज़ करके। ये था कि मतलब हमेशा एक्साइटमेंट रहता था कि आज नोट्स को रिवाइज़ करना है, इस नोट्स को रिवाइज़ करना है और उस पर्टिकुलर टॉपिक्स के क्वेश्चन निकालने थे। तो मैंने सर टाइम को ना 4 स्लॉट में डिवाइड कर रखा था कि मैं सुबह 2 घंटे ओबीजी पढ़ूँगा, फिर उसके 2 घंटे बाद मैं सीएचएन पढ़ूँगा, फिर उसके बाद मैं 2 घंटे जो मैंने पढ़ा है उन्हीं के एमसीक्यूज़ निकालूँगा, फिर मैं टेस्ट सीरीज़ एक दूँगा, फिर मैं शाम के 4 घंटे को डिवाइड कर रखा था जिसमें मैं साइकियाट्री पढ़ूँगा, एक एग्ज़ाम्पल जिसमें मैं फंडा के एक टॉपिक को कवर करूँगा और उसके एमसीक्यूज़ निकालूँगा। ऐसे एक था सर कि एक दिन में एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करना और एक दिन में थोड़े-थोड़े सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करना। ये मतलब अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि एक दिन में थोड़े-थोड़े सारे सब्जेक्ट को कवर करना। मुझे भी ऐसा ज़्यादा बेनिफिट लगता है कि एक दिन में आप सारे सब्जेक्ट्स को कमांड करो, क्योंकि एक दिन में एक सब्जेक्ट करोगे, फिर वो शायद 1 हफ्ते बाद उसका दोबारा नंबर आएगा, तब तक आप उसको वापस भूल उसको भूल जाओगे। जाओगे। तो ये थोड़ा-थोड़ा यही सब तरीका कुछ था। रिवाइज़ करना ज़्यादा बेटर है। और एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस हमारी यूट्यूब की मैराथन, यूट्यूब पे जो सीरीज़ आरोग्यम सीरीज़ थी आप लोगों के लिए, जो अभी जैसे आरोग्यम प्राइम चला दी हमने नोरसेट 11 के लिए, इसमें हमने एक नया ऐड किया है इस बार कि हम पहले जो थ्योरीज़ पढ़ा रहे हैं उसको क्विक रिवाइज़ करवा रहे हैं बच्चों को वाईटी पे, देन उसके एमसीक्यूज़ करवा रहे हैं। और पिछले साल हमने डायरेक्टली एमसीक्यूज़ करवाए थे, जो भी थ्योरीज़ थी जो आपकी क्लासेस में चल रहा था उसके हम एमसीक्यूज़ लाते थे वाईटी पे। तो पीडब्ल्यू के जो वाईटी सेशंस हैं, मैराथन सेशंस हैं, जो क्वेश्चंस आपने देखे, क्या कुछ है वैसा ही पैटर्न आपको नोट सेट में दिखा? सर पैटर्न मोस्टली उसी चीज़ को फ़ॉलो कर रहे थे, 90% पैटर्न ऐसे ही फ़ॉलो कर रहे थे। मतलब आपने बता रखा था स्टार्टिंग में ही कि टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर डेली एक मेंस की टेस्ट, एक प्री का टेस्ट, एक टॉपिक वाइज़ टेस्ट, ये तीनों टेस्ट अटेम्प्ट करता था। और मतलब आप ही की बात है कि क्वालिटी ऑफ एमसीक्यूज़ करो, क्वांटिटी ऑफ एमसीक्यूज़ नहीं। तो मैं मतलब 40-50 एमसीक्यूज़ ही करता था, चाहे एनक्लेक्स से करूँ या लिपिन कोड से करूँ। मतलब सर इनके एमसीक्यूज़ में ये थे कि मतलब एक एमसीक्यूज़ में 20 कॉन्सेप्ट्स मिलते थे और मैं 500 एमसीक्यूज़ करूँ, मैं 5 कॉन्सेप्ट ही सीख पाऊँ। तो ये था कि एक एमसीक्यूज़ में 5 कॉन्सेप्ट सीखना ये ज़रूरी था। तो मैंने क्वालिटी ऑफ एमसीक्यूज़ करें, क्वांटिटी ऑफ एमसीक्यूज़ कभी नहीं करें, क्योंकि मेरे टेस्ट सीरीज़ से ही 400-500 एमसीक्यूज़ निकल जाते थे। फिर 1 से 2 घंटे लगते थे टेस्ट को एनालाइज़ करने में, टेस्ट सीरीज़ को देना ही इम्पोर्टेंट नहीं था सर।
उसको एनालाइज़ करना कि हम जो गलतियाँ आज किए हैं, उसे हम दोबारा अगली बार नहीं करेंगे। अगर ये चीज़ आ गई, तो धीरे-धीरे सारी गलतियाँ लगभग मोस्टली 90% जो हम लोग गलतियाँ कर रहे थे, वो धीरे-धीरे कम हो जाएँगी और वही हुआ मेरे साथ। क्योंकि आज मैंने जो क्वेश्चन गलत करा, उसे मैं अगली बार कभी नहीं करने की सोचता था। ये था। एक बहुत ज़्यादा कुछ जगह से मिसगाइड किया जाता है बच्चों को कि जिस लेवल का पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि आपने देखा भी होगा फार्मा, सीएचएन आप लोग देखते हो, नोट्स देखते हो, मैं थ्योरीज भी पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि ये लेवल बहुत ज़्यादा हाई है नर्सिंग के कंपैरिजन में। आप नोटसेट दे के आए, आपने एग्ज़ाम दिया, नोटसेट मेंस प्री बहुत अच्छे रैंक से क्वालिफाई किया, आपको ये चीज़ फील आई कि जो नोटसेट पूछ रहा है और जो हम पढ़ा रहे हैं उसके लेवल में कहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, या नर्सिंग के बच्चों को इतना जानने की ज़रूरत ही नहीं है? सर डिफ़रेंस इस तरीके से बोल सकते हैं कि अभी हम वो लेवल का पढ़ रहे हैं जो नॉर्सेट आने वाले कुछ सालों में पूछेगा, जिसे हम अभी पढ़ ले रहे हैं और उसे हम पर्टिकुलर रिवाइज़ करके चलेंगे, तो आगे आने वाले नॉर्सेट में भी वही चीज़ें आएँगी जो अभी से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग कहीं न कहीं आगे ही चल रहे हैं, तो पीछे चलने से बेहतर है आगे ही चलना। आगे चलना, बिल्कुल। और जिन्हें लेवल अप लगता है, उन्हें समझना चाहिए ये चीज़ कि मतलब अभी से हम लोग लेवल अप करके ही चलेंगे, क्योंकि सर बेसिक्स तो सभी बच्चों के सेम क्लियर होते हैं। रही बात कुछ एडवांस क्वेश्चन की, कुछ हार्ड क्वेश्चन की, जिन्हें हम लोग सही करके मतलब अच्छी रैंक सिक्योर कर पाते हैं, तो उसी लेवल की देन हो पाती है। तो उस लेवल को अगर अभी से हम लोग करें, तो आने वाले फ्यूचर में उसी का स्कोप है, वही लेवल के क्वेश्चन आएँगे। मैं अक्सर कहता भी हूँ बच्चों को, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हर चीज़ नोट्स में लिखवाइए, वो आप रटो मत बैठ के। आप कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो आँखों के नीचे से निकाल लो, बस उसको एक बार रीड आउट कर लो, एक बार उसको सुन लो, और अगर आपको वो एग्ज़ाम में दिखेगा तो आपको क्लिक कर जाएगा 1 मिनट में। मुझे इस बार प्री में बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए कि एक क्वेश्चन ऐसा था जो हमने रैंडमली क्लास में लिखवाया हुआ था, जो बच्चों की नज़रों से निकला, जैसा कि टीएफआर एंड कपल प्रोटेक्शन रेट। जी सर। आपको याद होगा, मुझे बहुत मैसेजेस आए इस बार बच्चों के कि सर ये क्वेश्चन किसी नोट्स में नहीं मिल रहा। मतलब आप कहीं भी चले जाओ, कहीं किसी नोट्स के अंदर ये वाली चीज़ें मेंशन ही नहीं करवाई कि एनएफएचएस होता क्या है। हमने अलग से एक पूरा सेंसस पढ़ा है, डाटा पढ़ा है, उसके अंदर हमने पढ़ा एनएफएचएस के डाटा क्या होते हैं, और हमने ये कपल प्रोटेक्शन रेट कितना चल रहा है देश के अंदर, टीएफआर कितना है, हमने 2.1 से कम कर दिया है। सारी बातें लिखी हुई है नोट्स के अंदर। सर हमने एनएफएचएस, बीएफएचएस, एमओएच, एफडब्ल्यू, ये सारे डेटाज़ आपके नोट्स में ये पड़े हुए हैं, अभी भी पड़े हुए हैं। तो ये सिर्फ़ आँखों के अंदर से निकली हुई चीज़ें हैं। इस पे आपने, मुझे नहीं लगता, बहुत टाइम ख़राब किया होगा। नहीं, आपने एक नहीं, बार नहीं देख सर। लिया, 1 या 2 बार रिवाइज़ कर लिया, क्वेश्चन क्लिक कर गए और 3 क्वेश्चन सेम टॉपिक से आ गए। सर आप जब पढ़ा रहे थे क्लास के लेक्चर में, आपने एक चीज़ बोला था कि कपल प्रोटेक्शन रेट को अगर हम लोग 60% से ऊपर रखते हैं, तो टीएफआर 2.1 आएगी। तो वो सेम क्वेश्चन सर नॉर्सेट प्री में पूछा हुआ था। सेम क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन वही सेम लैंग्वेज में पूछा हुआ था, बस आपके ओरल को उन्होंने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया था, सिर्फ़ यही चेंजिंग मतलब था। मेरे को बहुत कम उम्मीद थी ऐसा क्वेश्चन पूछे। नेशनल फैमिली प्लानिंग में बहुत कुछ है पूछने को, बट नोटसेट है, कहीं से भी पिक करेगा। ऐसी चीज़ें पिक करेगा जिससे बच्चे का हर हर लेवल का, जो हर तरफ का, हर डायरेक्शन को असेस करेगा ये बच्चे की, कि बच्चे को इस बारे में कुछ पता भी या नहीं पता। वो 3 क्वेश्चंस जो थे सीएचएन के, जिन्होंने बच्चों का प्री डिसाइड कर दिया, प्री का एग्ज़ाम डिसाइड हुआ, उन कितने बच्चों का उससे प्री का एग्ज़ाम डिसाइड हुआ कि प्री क्वालिफाई होगा भी या नहीं होगा, सिर्फ़ उन क्वेश्चन से। तो एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस हो गई, थ्योरीज़ हो गई, नोट्स हो गई, मैराथन सेशंस हो गए, और एक सिंपल या फिर जो हम गाइडेंस देते हैं बच्चों को, वो एक गाइडेंस हो गई। सर जो हमने नोट्स बना रखे हैं पीडब्ल्यू से, अगर हम उसका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर लेते हैं और उसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज़ लगा लेते हैं, और जो भी न्यू चीज़ें अगर हम लोग सीख रहे हैं वाईटी क्लासेस से या फिर अपने न्यू बैच में जो भी पढ़ा रहे हैं फैकल्टीज़, उसे अगर हम लोग प्रॉपर नोट्स में ऐड करके उस चीज़ को भी रिवाइज़ करते हुए चल रहे हैं, तो इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। मतलब अगर प्रॉपर तरीके से अगर हमने इतना कर लिया कि मतलब एक टेस्ट सीरीज़ डेली दे ली, और टेस्ट सीरीज़ में कहने का मतलब प्री निकलने का वेट ना करें मेंस की टेस्ट सीरीज़ देने के लिए, प्री से पहले भी मेंस के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो टेस्ट सीरीज़ देना, और जो हमारे पीडब्ल्यू के फैकल्टीज़ के जितने भी नोट्स हैं, उनको प्रॉपर मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करना, और जितनी भी नई चीज़ें, क्योंकि सर आपकी जो क्लासेस आती थी वाईटी पे, उसमें मोस्टली नई चीज़ें रहती थी। कितने लोग क्लास छोड़ के चले जाते थे एमसीक्यू सेशन, कि मतलब ये सारी चीज़ें तो पूछते ही नहीं थे, और सर वही क्वेश्चंस आ गए नॉर्सेट में। मेरा अप्रोच ऐसा ही रहता है, मैं आसान चीज़ पढ़ाने में भरोसा रखता ही नहीं हूँ, क्योंकि आसान चीज़ जो सबको तैयारी आते कर हैं। रहा है वो सबको आती है। रिज़ल्ट डिसाइड हमेशा मुश्किल चीज़ करेगी, आसान चीज़ रिज़ल्ट डिसाइड कर ही नहीं सकती कभी। इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएं,
थोड़ा सा मुश्किल चीज़ों को समझने की कोशिश करें। और एक और बात है कि अगर आपको कोई चीज़ मुश्किल लग रही है, हो सकता है कहीं ना कहीं टीचर की गलती हो सकती है कि वो चीज़ आपको मुश्किल लग रही है, बट अगर क्लास में 100 बच्चे हैं और 95 को वो चीज़ आसान लग रही है, 5 को मुश्किल लग रही है, तो वो 5 बच्चों को मेहनत करने की ज़रूरत है, इसलिए वो 5 बच्चों को मुश्किल लग रही है। और सूर्यांश अक्सर लाइव क्लासेस में, बैच में क्लासेस के अंदर ये बहुत कॉमेडी करते थे, बहुत फन करते थे। मुझे कुछ डायलॉग तो इनके याद है जो मैं लाइव बोल नहीं सकता आप लोगों को। ये था, कौशिक था, और ऐसे और भी बच्चे थे क्लासेस में जो बहुत बढ़िया कॉमेडी फन करते रहते थे हमारे साथ। मैं इंटरेक्ट करता था इनके साथ और डेकोरम मेंटेन रहता था, कभी ऐसा नहीं कि क्लास का माहौल बिगड़ा हो। कैसे पॉजिटिव कैसे रहते थे सर क्योंकि मेरा मानना ये था ना सर कि पढ़ाई में स्ट्रेस होता है लेकिन स्ट्रेस में पढ़ाई नहीं होती है। क्या बात है। और इस चीज़ों को लेकर मैं मतलब हमेशा से ही कभी मतलब स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ा। मतलब मेरे को अगर कोई टॉपिक नहीं भी आ रहे हैं ना तो उस टाइम पे क्लोज़ कर दिया, थोड़े मतलब फ़न कर लिए, फिर मतलब अपने दोस्तों से बात कर लिया, कोशिश करा कि उनसे टॉपिक क्लियर हो सके। और कभी भी दोस्तों से टॉपिक क्लियर करते ऐसे हँसी मज़ाक में ही कोई टॉपिक क्लियर हो जाते थे। तो पढ़ने का अलग-अलग तरीका था, लेकिन मुझे यही लगता था कि फ़न के तरीके पढ़ के हम जितनी चीज़ों को याद कर पाते हैं उतना हम स्ट्रेस में याद करेंगे तो अगले ही टाइम पे हम उसको भूल जाएँगे, 1 से 2 दिन में भूल जाएँगे। और आप ही की कही हुई लाइन थी सर कि जिस टाइम पे तुम अपने टाइम को वेस्ट कर रहे होगे उस टाइम पे कोई ना कोई पढ़ रहा होगा। मेहनत कर और रहा जिस होगा। दिन ये मैंने ये लाइन सुनी उस टाइम से मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने 1 मिनट को भी मैंने वेस्ट करा है। तो बच्चों यार, स्ट्रगल तो है, और कुछ बच्चों के जीवन में स्ट्रगल से बढ़कर भी बहुत सारी चीज़ें हुई है। जैसा कि इन्होंने अपनी जर्नी शेयर करी कि इन्होंने अपने फादर को खोया, देन उसके बाद इन्होंने अपने पैरों पे खुद को खड़ा किया, देन नीट नहीं कर पाए तो इन्होंने नर्सिंग चूज़ करी, और उसके बाद पहले अटेम्प्ट के अंदर इन्होंने एग्ज़ाम निकाला सही गाइडेंस के साथ। तो सारा खेल बच्चों मेहनत का है, जज्बे का है, और वो जुनून, वो पागलपन आप एक गवर्नमेंट जॉब को लेके या फिर आप एक सक्सेस को लेके जो अपने अंदर भर लेते हो, सारा गेम उसी का है। स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, बिना स्ट्रगल के शॉर्टकट तो नहीं है। ये चीज़ आप सभी को शायद इनकी स्टोरी सुन के समझ भी आया होगा और आप लोग मोटिवेट भी हुए होंगे। तो फाइनली सूर्यांश आज रिज़ल्ट सेलिब्रेशन में है हमारे साथ। उस दिन से लेकर आज का जो ये सफ़र है रिज़ल्ट सेलिब्रेशन तक पहुंचने का, जिस जगह से पढ़ा उसके ऑफिस के अंदर आज रिज़ल्ट सेलिब्रेशन। तो फाइनली एक लास्ट 2 बातें जो आप पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला के बारे में बोलना चाहो, या 2 लाइन जो आप डेडिकेट करना चाहो नर्सिंग वाला के लिए। सर यही है कि हमारी जितनी भी फैकल्टीज़ हैं मतलब ऑल द बेस्ट, सुपर बेस्ट हैं, जिनके मतलब गाइडेंस को हम प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लिए, जिनकी बातें मान लिए, जिन्होंने जैसे-जैसे बोला, जैसे रितु मैम बोलती थी ना सारी चीज़ में कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, क्वेश्चन की डिमांड को कैसे समझना है, हमें ये समझना पड़ेगा। तो उस सारी चीज़ों से किसी न किसी से कुछ न कुछ सीखने को मिलता था। तो ओवरऑल मेरे लिए और जितने भी बच्चे होंगे, जो भी सेलेक्ट हुए होंगे या फिर जो नहीं भी हुए होंगे, वो हमें अगली बार हो जाएँगे। पीडब्ल्यू इज़ बेस्ट, ऑलवेज़ बेस्ट, हमेशा बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू तो सो बहुत मच अच्छा लगा, पीडब्ल्यू के सारे फैकल्टीज़ को, सभी को। बहुत अच्छा लगा सूर्यांश के साथ जुड़ के। तो वो पीडब्ल्यू वाली बात जो इन्होंने बोली, पीडब्ल्यू ऑलवेज़ बेस्ट, तो दिमाग में आने से पहले पीडब्ल्यू बच्चे के दिल में आता है बच्चों। और ये वहीं से शुरुआत होती है कि बच्चे का आज भरोसा है, विश्वास है हमारे इस बहुत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। नर्सिंग वाला ने एक अपनी पहचान बनाई, और ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हम दे रहे हैं, देते रहेंगे। थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस एक बार थैंक यू आपको भी। सर, थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच।